हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी की जो बुक है उसको हम लोग इस कोर्स में कवर कर रहे हैं। इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 2 में हम लोग हैं, दैट इज फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, और आज हम इस चैप्टर के पार्ट 4 की बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने अभी तक इस चैप्टर में जो है एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ा है, फूड चेन, फूड वेब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिरामिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में, और पिछले लेक्चर में हमने जो है वो पढ़ा, हमने कुछ बायोटिक इंटरेक्शंस के बारे में, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन कौन कौन से हैं वो हमने पढ़े, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। और वहीं पर मैंने आपको दो और बताए थे, दैट इज न्यूट्रलिज्म, और आपको बताया था एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं वो मैंने वहां पर आप लोगों से पूछा था कि कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, लेकिन आप लोगों में से सिर्फ एक या दो लोगों के वहां पर रिप्लाई आए हैं। तो प्लीज थोड़ा सा उस चीज को रिप्लाई वगैरह किया कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग जो है वो चीजों को वाकई में जिस तरीके से हम बता रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी लास्ट में हमने एक टॉपिक छोटा सा और स्टार्ट किया था, दैट वाज अबाउट अवर साइकिल्स। ठीक है, कि जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह है वो हमने वहां पर स्टार्ट किया था, और वहां पर हमने बात की थी कि दो तरीके की साइकिल्स होती है बेसिकली। एक होती है गैसियस साइकिल और दूसरी होती है सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक, गैसियस साइकिल में मैंने आपको बताया था कि जिसमें जो रिजर्वॉयर है वो एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर होगा, तो दैट इज योर गैसियस साइकिल, और जो हमारी अर्थ क्रस्ट अगर जिसके केस में हमारा रिजर्वॉयर होगा तो वो बन जाती है सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, गैसियस साइकिल के केस में आपको बताया था कि जो साइक्लिंग है वो बहुत जल्दी होती है, रिसाइक्लिंग जो है वो बहुत जल्दी होती है, जिस टाइम पर यूटिलाइजेशन होता है उतने टाइम में रिसाइक्लिंग हो जाती है, तो इसलिए उसको परफेक्ट साइकिल भी बोला जाता है। ठीक, और जो हमारी सेडिमेंट्री साइकिल है उसमें थोड़ा सा जो रिप्लेनिशमेंट या जो आप कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो दैट बिकम्स आवर इम्परफेक्ट साइकिल। ठीक, तो आज हम लोग जो है गैसियस साइकिल को लेकर बात करेंगे। ठीक है, तीन गैसियस साइकिल्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, दैट इज योर वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल। ठीक है, और बाकी बची हुई जो दो साइकिल्स बुक में हमारी सेडिमेंट्री साइकिल में दी हुई हैं, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये जो तीन टॉपिक बचेंगे इसको हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करके ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर सो फार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कोर्स पहुंच सके, इस प्लेटफॉर्म की जानकारी लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा जो है वो मिल सके। ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर उनको भी कंटेंट पसंद आ रहा है, लग रहा है कि कंटेंट उनके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, दैट इज अबाउट आवर वेब ऐप। ठीक है, कल आप लोगों को एक ईमेल वगैरह भी शायद जो हमारे सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं या जिन्होंने हमारे पास कभी ईमेल वगैरह किया हुआ है या हमारी वेबसाइट पर जिनके लॉगिन्स हैं, हमने उनको एक ईमेल भी भेजा हुआ है वेब ऐप को लेकर। ठीक है, तो वो वेब ऐप भी आप लोग जो है अपने मोबाइल ब्राउजर में आप लोग बिल्कुल उसको जिस स्टेप बाय स्टेप बताया गया उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत आसान सा है वो। ठीक है, और उससे बेसिकली आप कह सकते हैं कि आपको एक ऐप की तरह जो है वो फील आएगी वहां पर। ठीक है, और उससे जिस तरीके से एक ऐप काम करता है, एक ऐप की अपीयरेंस होती है, उसी तरीके से वो वहां पर काम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, गैसियस साइकिल्स के बारे में आज पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो है दैट वी हैव टू स्टडी इज वाटर साइकिल, दैट इज हाइड्रोलॉजिक। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो यहीं से ये वर्ड निकला है, दैट इज योर हाइड्रोलॉजिक साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक, वाटर एज एन इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर दैट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, वाटर एक बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट, इसको यहां पर इस करिएगा, दिस शुड बी इज एन इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, ये क्या करता है कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटरमाइन करता है। ठीक, साइक्लिंग ऑफ ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन वाटर। जितने भी बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि जिन भी न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात करेंगे, उनकी साइक्लिंग के लिए भी जो है वाटर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रोल प्ले करता है। कैसे? एज इट प्रोवाइड्स देयर ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग दी वेरियस स्टेप्स, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या है कि वो वाटर में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं, तो उससे क्या है कि वाटर उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक, it acts as a solvent medium for their uptake of nutrients by the organisms. ठीक, इसके बाद the hydrologic cycle is the continuous circulation of water in the earth atmosphere system which is driven by solar energy. ठीक है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल या वाटर साइकिल क्या है, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन, किसका, वाटर का, कहां पर, बिटवीन द अर्थ एंड द एटमोस्फेयर,
विच इज ड्रिवन बाय, और जो मेजर सोर्स है वो क्या है, सोलर एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सोलर एनर्जी जो है एक प्राइम सोर्स है, एक मेजर सोर्स है फॉर ऑल द एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो इसलिए वाटर साइकिल के लिए भी जो एनर्जी मिलती है, जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन हो रहा है वाटर का, वो एनर्जी कहां से मिलेगी, बाय द सोलर एनर्जी। ठीक, तो वाटर ऑन अवर प्लैनेट इज स्टोर्ड इन मेजर रिजर्वॉयर्स। हमारे वहां जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा प्लैनेट है, उसमें हमारे पास पानी कहां कहां पर है, कौन कौन से मेजर रिजर्वॉयर्स हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, सॉइल्स, ग्लेशियर्स, स्नोफील्ड्स एंड ग्राउंड वाटर, ये सारे के सारे हमारे मेजर रिजर्वॉयर्स हैं जहां पर पानी होता है। ठीक है, और वाटर मूव करता है फ्रॉम वन रिजर्वॉयर टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर फ्लो। ठीक है, यहां पर आपको देखिए मैंने एक फिगर दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, इस फिगर को आप समझेंगे, दिस इज अवर वाटर साइकिल की ये फिगर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहां पर नीचे क्या दिख रहा है, एक एक करके हम इसको समझेंगे। दिस इज अवर सम काइंड ऑफ अ लेक, और आप इसको कह सकते हैं ये कोई ओशन मान लीजिए। ठीक है, लेक ये वाला हो गया छोटा सा। ठीक, तो देखिए ओशन में क्या है कि सन रेज पड़ेंगी, ये गर्म होगा तो पानी यहां से इवेपोरेट करके ऊपर उठेगा। ठीक, इवेपोरेट करके पानी ऊपर उठेगा, उसके बाद ऊपर को जब जाएगा तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा। ठीक, टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन होगा, और ज्यादा टेम्परेचर इसमें से कम होगा, जब ये हैवी हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, वाटर वेपर के साथ जो आपके एयर ड्रॉपलेट्स होंगे वो कंडेंस करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे और बारिश हो जाएगी। एक साइकिल तो यहां पर चल रही है, ठीक है, जो यहां ओशियन से हो रही है। सिमिलरली आपकी साइकिल जो है वो लेक से भी होगी, यानी कि वाटर बॉडी से इसी तरीके का होगा कि इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होने के बाद कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और वापस ये पानी आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जो हमारे स्नो कवर्ड पीक्स हैं, इस तरीके के जो हमारे स्नो कवर्ड पीक्स हैं, यहां से स्नो मेल्ट के फॉर्म में रन ऑफ, ये नीचे की तरफ को जो है स्नो पिघलेगी। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, सूरज पड़ेगा। देखिए अब आप समझिए, जो वहां पर लिखा गया था कि सोलर एनर्जी क्या है, एक प्राइम सोर्स है या एक मेजर सोर्स है, वो कैसे है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि ओशियन में, ओशियन का पानी इवेपोरेट करेगा कब, जब इसके ऊपर क्या पड़ेगी, सनलाइट। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जो ये स्नो मेल्ट रन ऑफ होगा, यानी कि स्नो मेल्ट कब करेगी, बर्फ पिघलेगी कब, जब इसके ऊपर क्या पड़ेगा, सनलाइट। ठीक, ये दो चीज हो गई। इसके बाद आप यहां से देख सकते हैं कि जो पानी ये स्नो मेल्ट से रन ऑफ से आ रहा है उसका वही होगा, या तो वो कुछ जो है वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में बहेगा। ठीक, या फिर क्या होगा कि वो कुछ जो है हमारा इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, या कुछ जो है परकोलेट कर जाएगा। यहां पर दो वर्ड दिए गए हैं, थोड़ा सा समझिएगा। एक है इनफिल्ट्रेशन और दूसरा है परकोलेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है जब सरफेस ऑफ द सॉइल से पानी अंदर की तरफ को जा रहा है, मिट्टी में नीचे की तरफ को, दैट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। ठीक, परकोलेशन में और इनफिल्ट्रेशन में क्या अंतर है, परकोलेशन भी पानी अंदर को ही जाता है, लेकिन जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच से, या जो रॉक्स होते हैं उनके बीच से, यानी कि जो क्रैक वगैरह होते हैं रॉक्स में, उनके बीच से जो पानी जाता है दैट इज नोन एज परकोलेशन। ठीक है, और सरफेस से अगर पानी अंदर की तरफ को जा रहा है तो दैट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ही माइनर सा, इसको समझिएगा। ठीक, इसके बाद जो ये पानी अंदर गया है, इसको प्लांट जो है वो कहां से लेंगे, अपनी रूट्स वगैरह से पानी ऊपर की तरफ को उठाएंगे। ठीक, और यहां से फिर क्या होगा, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है जो प्लांट्स के रूट से पानी इनके स्टेम्स वगैरह तक जाता है और उसके बाद इनकी जो लीव्स वगैरह है वहां से बाहर निकल जाता है, यानी कि इवेपोरेट कर जाता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक, और बाकी पानी का इवेपोरेशन तो यहां लेक वगैरह से भी हो ही रहा है। किसके फॉर्म में होगा, वो भी जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो वो पानी भी जो है भाप बन के ऊपर को उड़ेगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक, ये पूरा का पूरा वाटर साइकिल है, ऊपर जाएगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, और वहां पर फिर क्या होगा कि जितना ज्यादा इसमें मॉइस्चर होगा, क्योंकि नीचे से जा रहा है, पानी से उठ के, इसमें पानी है, इसमें वाटर वेपर के साथ, वाटर वेपर है एयर के साथ साथ। ठीक है, तो ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो फिर ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो दिस होल साइकिल कंटिन्यूज। और मेजर आपको मैंने जो बता दिया, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर है दैट इज सोलर एनर्जी या सनलाइट, क्योंकि इसके बिना ना तो आपका ये इवेपोरेशन हो सकता है और ना ही यहां से जो ये सरफेस फ्लो वगैरह हो रहा है ड्यू टू योर स्नो मेल्ट वगैरह ये हो सकता है। ठीक है, तो आई होप दिस साइकिल इज वेरी वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक, इसी के बाद आगे बढ़ेंगे, दूसरी साइकिल की बात करेंगे, दैट इज योर कार्बन साइकिल। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन जो है वो एक इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक माइनर कंस्टिट्यूएंट है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि कार्बन इज अ माइनर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मुकाबले अगर हम बात करें तो कार्बन जो है वो काफी कम है। ठीक है, हमें पता है कि नाइट्रोजन को अगर हम देखते हैं तो 78% के आसपास नाइट्रोजन है, 21% के आसपास ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन जो है वो इनसे काफी कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि विदाउट कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट, इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज इट इज वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। ये हमें पता है कि जब तक प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते। और कार्बोहाइड्रेट्स अगर नहीं बनाएंगे तो प्लांट से जो हमें फल सब्जियां मिल रही हैं वो हमें नहीं मिल सकती। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें, ऐसा काम हो। ठीक, मतलब पॉल्यूशन वगैरह को बढ़ाने का मतलब नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन को बढ़ाइए, वैसे ही मतलब काफी ज्यादा है। यहां पर यह बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। ठीक, एक सर्टेन लेवल तक, ऐसा ना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप बहुत ज्यादा बढ़ा दें। आप कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड तो होना अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा तो चलिए ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स वगैरह आप छोड़ने लग जाएं जिससे कि ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगा। तो ये नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीजों को गलत सेंस में नहीं लेना है, चीजें समझनी जरूरी है लेकिन सही तरीके से। ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, ज्यादा मात्रा में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में होगा तो फिर वो पॉल्यूशन होगा और वो तो नुकसानदायक है। ठीक, it is the element that anchors all organic substances from coal and oil to DNA, deoxyribonucleic acid, the compound that carries genetic information। तो हर जगह जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो कोयला है, चाहे वो ऑयल है, चाहे डीएनए है, सब में आपका क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। ठीक, कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है वो एटमोस्फेयर में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन द एटमोस्फेयर एंड द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कार्बन साइकिल क्या है कि जिस तरीके से कार्बन का एक्सचेंज हो रहा है एटमोस्फेयर और ऑर्गेनिज्म दोनों के बीच में, आपस में। ठीक, कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फेयर मूव्स टू ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड देन टू द एनिमल्स। ये तो सीधी सी बात है। फोटोसिंथेसिस, कार्बन देखिए क्या है, कार्बन मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको प्लांट्स यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। ठीक है, फल सब्जियां होंगी, उन फल सब्जियों को एनिमल्स, ह्यूमंस सब खाएंगे, तो वहां से कार्बन हमारे पास आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा कि बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। हमें पता है कि वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, या हम कह सकते हैं वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है प्लांट्स के फॉर्म में, हमने उसको एक्सहेल करना है, तो वहां से हम क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं वापस से एटमोस्फेयर में। ठीक है, और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उनके डिकम्पोजिशन से भी, डेड ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से भी कार्बन जो है वो वापस एटमोस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, और यूजुअली जो है ये शॉर्ट टर्म साइकिल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने फिगर के फॉर्म में आपको फिर से दिखाने की कोशिश की है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, यहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी एटमोस्फेयर में है वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। प्लांट्स उसको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे, उससे बनाएंगे वो कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अब वो कार्बोहाइड्रेट को सीधी सी बात है उसको या तो क्या कहते हैं एनिमल वगैरह खाएंगे। ठीक, या फिर उसका ये हो सकता है कि वो डीके अगर कर जाएगा तो सीधे सीधे वो यहां पहुंच जाएगा, यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक, यहां से कुछ फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल्स, और जो हमारा एनिमल्स है, जो एनिमल्स ने खाया है, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनिमल रेस्पिरेशन से बाहर निकलेगी। प्लांट्स जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्लांट्स भी जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और जिस समय वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। ह्यूमन बींग्स का ऐसा नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल नहीं करते। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। और बाकी जो हमारा ऑटो एंड फैक्ट्री एमिशन है वहां से भी क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। ठीक है, कार्बन के मतलब और भी ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं, मोनोऑक्साइड वगैरह भी है, लेकिन हमें जो यहां पर समझना है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बात समझनी है। ठीक, इसके बाद जो रूट्स हैं वो भी कुछ रेस्पिरेशन वगैरह जो है वो करती हैं, वहां से भी क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी। तो ये सारा का सारा आप समझ सकते हैं किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड मेन जो वापस आएगी, मतलब आप कह सकते हैं कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में जो जा चुकी है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही उसको जो है वापस आपका ला सकते हैं। ठीक है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आप समझ सकते हैं कि वापस से रिसाइकिल नहीं हो पाएगी। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। ठीक है, अगर आपके प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो है वो रिसाइकिल नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएं। ठीक है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिसाइकिल नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिसाइकिल नहीं होगा मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि ना आप जी सकते हैं, ना मैं जी सकता हूं, ना प्लांट,
और ना ही वापस से पेड़ पौधे। ठीक, सिर्फ अगर कार्बन ही कार्बन होगा तो पेड़ पौधों को भी नुकसान है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फिर से बताया कि पेड़ पौधों को भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की जरूरत जो है वो अपने रेस्पिरेशन के लिए होती है। ठीक, आप कहीं भी किसी, मान लीजिए कहीं ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमेशा, वहां पर आप कोई प्लांट रख के देखिएगा, मतलब ऐसा सच नहीं रख पाएंगे, बट इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं तो वहां पर ये देखा गया है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट काफी है, पानी काफी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी कोई भी गैस वगैरह नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह वहां पर नहीं है, तो ये देखा गया है कि वो उस तरीके के एटमॉस्फेयर में प्लांट्स भी ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। तो यहां पर यह बात साफ है कि प्लांट्स को भी अपनी रेस्पिरेशन वगैरह के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, तो इसी बात को लेकर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा बहुत जितना हो सके अगर आप लोगों के घर में पेड़ पौधे लगाने की जगह है तो लगाइए। आस पड़ोस में कहीं पर बड़े पेड़ वगैरह अगर आप लगा सकते हैं, मतलब छोटे छोटे पेड़ लगाएंगे, आज की डेट में सैपलिंग्स जिनको बोला जाता है, ट्री सैपलिंग्स, तो आगे जाके पेड़ बनेंगे। अगर इस तरीके की जगह वगैरह आप लोगों के पास है तो प्लीज थोड़ा सा इसको कीजिए। इससे जो है छोटे छोटे कदम जो हम आज उठाएंगे वो आने वाले समय के लिए हमारे लिए भी और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी काफी फायदा इससे हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा कि कार्बन की जो साइकिल है वो यूजुअली एक शॉर्ट टर्म साइकिल है, लेकिन कभी कभी ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। कैसे, देखिए, इट एक्यूमुलेट्स एज अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इन दी पीटी लेयर्स ऑफ मार्शी सॉइल्स और एज इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स इन बॉटम सेडिमेंट्स ऑफ एक्वेटिक सिस्टम्स विच टेक लॉन्ग टाइम टू बी रिलीज। ठीक है, यह तो सीधे सीधे जो डिकम्पोज हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर, वहां से तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जा रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर भी है। ठीक, जो हमारे पीटी लेयर्स ऑफ दी मार्शी सॉइल्स, पीटी लेयर का मतलब होता है जो नीचे की लेयर है। ठीक है, जो मतलब बेसिकली प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, उनकी जो लेयर बनती है वहां पर कभी कभी क्या होता है कि ये इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक, या फिर हम एक्वेटिक सिस्टम की बात करें तो वहां पर बॉटम सेडिमेंट्स में ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर क्या होता है कि इनको रिलीज होने में फिर काफी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक, इन डीप ओशियंस सच कार्बन कैन रिमेन बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो ये वहां पर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बरीड रह सकती है टिल जियोलॉजिकल मूवमेंट में लिफ्ट दीज रॉक्स अबव सी लेवल, ताकि जियोलॉजिकल मूवमेंट जब तक नहीं होते। ठीक है, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स वगैरह ये होते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि अर्थ के कुछ मेजर मूवमेंट्स जिनसे हमारे माउंटेन्स वगैरह बनने की प्रोसेसेस होती है, जिनको ओरोजेनिक मूवमेंट्स वगैरह बोला जाता है। ठीक है, तो वो चीजें जब तक नहीं होती हैं तब तक ये रॉक्स जो है सी लेवल से ऊपर आएंगे नहीं, और तब तक क्या है कि इनके अंदर जो कार्बन बरीड है वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या है, कभी कभी एक लॉन्ग टर्म साइकिल भी हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कार्बन जो है वो इस लॉन्ग टर्म साइकिल में भी चलता है। ठीक, तो दीज रॉक्स मे बी एक्सपोज्ड टू इरोजन रिलीजिंग देयर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ठीक है, अगर इनका इरोजन वगैरह होता है रॉक्स का तो ये अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स है उनको रिवर्स में या स्ट्रीम्स में रिलीज भी कर सकते हैं। ठीक, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सेट्रा और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट वर बरीड बिफोर दे कुड बी डिकम्पोज्ड एंड वर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफॉर्म्ड बाय टाइम एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस इनटू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, आपको पता है कि किस तरीके से कोल वगैरह जो है, पेट्रोलियम ऑयल वगैरह जो है, नेचुरल गैस वगैरह जो है वो बनता है। ठीक है, कि काफी समय तक ये डेड एंड डीकेड ऑर्गेनिक फॉर्म में रहता है, काफी लंबे समय तक। ठीक है, और उससे क्या होता है कि ये कोल में और इनमें कन्वर्ट हो जाता है और इनमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें से जो रिलीज होता है वो वही एनर्जी है जो इतने समय तक उसमें स्टोर हुई है। ठीक है ना, यही चीज यहां पर लिखी गई है कि व्हेन दे आर बर्न्ड द कार्बन स्टोर्ड इन देम इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि अब आप कोल में कहां से एनर्जी आएगी, किसी भी चीज में अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो जलेगा कैसे, ये बात को समझना भी तो जरूरी है ना। आपका कोई पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लीजिए डीजल है, पेट्रोल है, वो जल रहा है, कहां से जलेगा जब तक उसके पास एनर्जी नहीं होगी, और वो एनर्जी उसके पास कहां से आएगी, इतने समय तक जो वो बरीड रहा है, जो उसमें कार्बन रही है, इकट्ठा हुई है और इतने लंबे टाइम तक वो रहा है, तो उसकी वजह से उसमें जो कार्बन स्टोर हुई है, जब हम उसको जलाते हैं तो वो कार्बन जल रही है। ठीक है, और वो कार्बन जल रही है और वो कार्बन जल के कार्बन डाइऑक्साइड बन के वापस एटमॉस्फेयर में जा रही है। ठीक, चलिए इसके बाद तीसरी साइकिल देखते हैं जो आज की लास्ट साइकिल है, और एक गैसियस साइकिल की भी लास्ट साइकिल है आपके बुक में दी हुई, दैट इज योर नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझेंगे हम अच्छे से। नाइट्रोजन जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है ऑफ प्रोटीन एंड इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यूज। ठीक है, प्रोटीन्स, और आपने एक नाम और सुना होगा, दैट इज योर अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स, ये जो है इसमें नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा होती है। इट कंस्टिट्यूट्स नियरली 16% बाय वेट ऑफ ऑल दी प्रोटीन्स। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं
उनमें लगभग 16% जो है वो क्या होती है, नाइट्रोजन। ठीक, देयर इज एन इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर बट द एलिमेंटल फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 78% के आसपास नाइट्रोजन होती है, तो यानी कि ये एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज्यादा मात्रा में है। लेकिन समस्या क्या है कि इसको एज इट इज इसके जो एलिमेंटल फॉर्म है उसमें यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसका यूज नहीं कर सकते। तो कैसे यूज होगा, इसको यूज करने के लिए इसको पहले करना पड़ता है फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने प्रोसेस सुनी होगी। ठीक है, और उसका मतलब क्या है कि इट इज कन्वर्टेड टू अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ठीक है, या तो इसको अमोनिया में कन्वर्ट करें, या ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो, या ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो, तब इसको जो है वो प्लांट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नाइट्रोजन जो इस तरीके से एलिमेंटल फॉर्म में बहुत ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज नहीं कर सकते। ठीक, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से होता है, ये 3 तरीके से होता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो पहला है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है उनके थ्रू होता है। बाय मैन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज वगैरह है उनके थ्रू होता है। एंड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट बाय एटमॉस्फेरिक फिनोमेना सच एज थंडर एंड लाइटनिंग, जब हमारी कभी बिजली वगैरह कड़कती है, जब थंडर एंड लाइटनिंग वगैरह होता है, तो वहां से भी कुछ नाइट्रोजन जो है थोड़ा बहुत फिक्स होती है। ठीक, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय मैन थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैज फार एक्सीडेड द अमाउंट फिक्स्ड बाय द नेचुरल साइकिल। नेचुरल साइकिल मतलब जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वगैरह के थ्रू हो रही है वो काफी कम हो गई है, और जो ह्यूमंस के द्वारा हो रही है थ्रू द इंडस्ट्रियल प्रोसेस वो बढ़ गई है। तो एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन हैज बिकम अ पॉल्यूटेंट विच कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इट में लीड टू एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन एंड हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। तो ये जो है आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज वगैरह के थ्रू, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि जो बैलेंस है नाइट्रोजन का वो डिस्टर्ब हो रहा है, नाइट्रोजन एक पॉल्यूटेंट बनता जा रहा है, और इसकी वजह से जो हमारी और परेशानियां हैं जैसे कि एसिड रेन है, ठीक है, हमारी जो यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस है वो है, और एल्गल ब्लूम्स वगैरह जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एल्गल ब्लूम क्या होता है, ये चीजें हम सब, एसिड रेन तो आपको थोड़ा सा पता है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में एसिड्स की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं हार्मफुल कंपोनेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि आपके कभी हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह है वो बढ़ता है, तो उससे क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ठीक है ना, वो सारी चीजें जो है वो एसिड रेन का पार्ट है। यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम वगैरह क्या है वो हम आगे जब पॉल्यूटेंट्स का पार्ट पढ़ेंगे वहां पर इस चीजों को देखेंगे। ठीक है, स्पेशली यूट्रोफिकेशन आपका जो है वो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है वहां से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको वहीं पर हम लोग चीजें समझेंगे। ठीक, इसके बाद यहां पर देखिए फिगर दिखाई गई है, आप लोगों की बुक में भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का ही फिगर है, लेकिन ये ओरिजिनल फिगर है। ठीक है, जहां से इन्होंने बुक से लिया है, बुक वालों ने जहां से लिया है, हमने भी इसको वहीं से लिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले चीज क्या दी गई है, इसको मैं पहले आपको थोड़ा फिगर समझा देता हूं। जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको एज सच यूज नहीं कर सकते। ठीक, अब यहां से नाइट्रोजन आ रही है, सबसे पहले क्या होगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। ठीक है, लेग्यूम्स क्या होते हैं, लेग्यूम्स आपके जो फलीदार पेड़ होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मटर होते हैं, चने का पेड़ होता है, ठीक है, सोयाबीन का पेड़ होता है, दीज आर योर लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिनको बोला जाता है फलीदार पेड़, फलीदार फल कह सकते हैं या प्लांट कह सकते हैं। तो उनके जो रूट नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या करा, नाइट्रोजन को फिक्स करा। फिक्स करने का मतलब क्या है, कन्वर्टेड आइदर टू अमोनियम, अमोनियम कह सकते हैं, या फिर नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स। ठीक है, इन्होंने फिक्स करा और उसको प्लांट यूज कर रहा है। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में भी पाए जाते हैं, यानी कि मिट्टी में पाए जाते हैं। उन्होंने नाइट्रोजन को फिक्स किया तो बन गया हमारा अमोनियम। ठीक, अब वो देखिए क्या है कि जो अमोनियम या जो अमोनिया बना है उसको कुछ तो प्लांट्स ऐसे यूज कर लेंगे जो इस लाइन के थ्रू दिखाया जा रहा है। ठीक, बाकी उसको क्या है कि कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उससे क्या बनाएंगे, नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स। ठीक, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स बनाएंगे, तो फिर जो प्लांट्स वगैरह है वो उनको फिर यूज करेंगे। ठीक, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स उनको फिर उसके बाद यूज करा जाएगा। और कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया भी होते हैं, दे आर नोन एज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो क्या है कि जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनता है उनको वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से पूरा साइकिल हो जाता है। ठीक, और बाकी जो एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनको जो डेट्रिटस होते हैं, डेट्रिटस और फूड चेन के बारे में हमने पढ़ी है, जो डिकम्पोज करते हैं, वो उनको वापस से जो है अमोनिया के फॉर्म में वापस यहां पर ले आते हैं। तो इस तरीके से जो साइकिल है पूरा का पूरा चलता रहता है कि एटमॉस्फेरिक साइकिल
जो मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, सबसे पहले उसमें कौन काम करेगा, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं वो, ठीक, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज उस पर काम करेंगे, वो उसका फिक्सेशन करके या तो अमोनियम में कन्वर्ट करेंगे या उसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में, ठीक है। तो या तो प्लांट्स हो सकता है कि अमोनिया वाला फॉर्म यूज कर लें, डायरेक्ट तो प्लांट यूज नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज इसको समझ जाइएगा आप कि प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से उसको यूज नहीं कर सकते, किसी ना किसी फॉर्म में फिक्सेशन होना जरूरी है, ठीक। तो या तो वो अमोनिया के फॉर्म में फिक्सेशन होगा तो उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं जो उनको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेंगे, वो तब यूज कर सकते हैं, ठीक। और बाकी जो नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स बने हुए हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, उनको कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं जो वापस से किस में कन्वर्ट कर देंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो ये पूरी की पूरी साइकिल इस तरीके से यहां पर चल रही है, ठीक है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे तो खैर नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारे द्वारा, लेकिन फिर भी एग्जाम वगैरह में आप बनाने के लिए या चीजें समझने के लिए तो आप मतलब इस तरीके के जो फिगर्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सा अपने कॉपी वगैरह में जो है जरूर बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह एक दो बार करेंगे तो आपको फिर जो चीजें हैं, जो स्टेप्स वगैरह हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक। देखिए अब यही सभी चीज जो यहाँ पर पूरा का पूरा बनाया गया है फिगर में, वही यहाँ पर नीचे लिखा गया है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी से कि सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम आयंस, ठीक। दीज इंक्लूड फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, अमोनियम आयंस में, ठीक। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं NH4+ आयंस, दीज आर और अमोनियम आयंस, ठीक है। उनको बोला जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, या तो एरोबिक है दैट इज योर एजोटोबैक्टर, या फिर एनारोबिक है दैट इज योर क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एजोटोबैक्टर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है, इट इज अ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया विच इज ऑफ एरोबिक नेचर। एरोबिक का मतलब है कि इसके लिए, इसको काम करने के लिए एयर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ठीक। दूसरा है दैट इज योर क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम इज एन अनदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, लेकिन ये एनारोबिक नेचर का है, ठीक है, यानी कि इसके लिए एयर की जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरा आपका एक और है सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लिविंग इन एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिविंग इन नॉन लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल प्लांट्स, जैसे कि राइजोबियम। ये तो बहुत फेमस है, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आती है, ठीक है। एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि एनाबेना एंड स्पाइरुलिना, ठीक है, ये भी आपने हो सकता है कि नाम जो है वो सुने हो, ठीक है। ये सारे के सारे बैक्टीरियाज हैं, तो इनको आप नाम जो है वो याद रखिएगा। कभी कभी मैं कहूंगा कि वैसे तो खैर जनरली मतलब ये काफी कॉमन है कि आने के चांसेस कम है, लेकिन कभी कभी इस तरीके का हो सकता है कि मान लीजिए यूपीएससी आपसे ये पूछ देता है कि क्लोस्ट्रीडियम या स्पाइरुलिना या एनाबेना क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दीज आर ऑल योर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, ठीक है। कॉमन ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज है। बाकी इनकी आप कह सकते हैं कि अगर आप डीप में जाएंगे तो समझ सकते हैं कि जो फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो कौन कौन से हैं। एक तो आपके एजोटोबैक्टर है जो एरोबिक नेचर का है, दूसरा क्लोस्ट्रीडियम है जो एनारोबिक नेचर का है, दूसरा आप कह सकते हैं कि सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज है जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ या फिर नॉन लेग्यूमिनस जो रूट नोड्यूल प्लांट्स हैं उनमें रहते हैं, जैसे कि आपके राइजोबियम हो गए, और या फिर कुछ ऐसे हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको पाए जाएंगे जैसे कि एनाबेना एंड स्पाइरुलिना, ठीक। समझ गए आप बात को। चलिए आगे देखिए, यही चीज समझाई गई है कि जो अमोनियम आयंस है वो कैन बी टेकन अप एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सम प्लांट्स। मैंने आपको दिखाया था कि कुछ प्लांट जो है वो डायरेक्टली अमोनियम आयंस को ही यूज कर रहे हैं, और आर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स बाय टू ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया, ठीक। कुछ ऐसे होते हैं, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली अमोनियम आयंस का यूज कर रहे हैं, और बाकी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें क्या, मतलब कुछ प्लांट्स नहीं, मतलब कुछ अमोनियम आयंस ऐसा है जो तो डायरेक्ट प्लांट्स के द्वारा यूज किया जा रहा है, और बाकी अमोनियम आयंस जो है वो ऑक्सीडाइज होके या तो नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स बन रहा है, ठीक। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया प्रमोट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये नाम यहां पर एक और आया है दैट इज नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। ये क्या है, ये कैसा बैक्टीरिया है, ये आपका अमोनिया को जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक। नाइट्राइट इज देन फर्दर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये सारे के सारे नाइट्रो जो आपके जितने भी बैक्टीरिया यहां पर दिए गए हैं, इनके नाम और इनका नेचर आपको पता होना चाहिए कि जैसे नाइट्रोसोमोनास है, ये किस तरह का बैक्टीरिया है जो आपका अमोनिया को कन्वर्ट कर रहा है नाइट्राइट में, ठीक है। और नाइट्रोबैक्टर क्या है, वो आपका नाइट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है, सॉरी नाइट्राइट को कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रेट में, ठीक। इसके बाद the nitrate synthesis by bacteria in the soil are taken up by plants and converted into amino acids which are the building blocks of proteins, ठीक है। इससे आपका अमीनो एसिड्स वगैरह बन जाएगा। These then go through higher trophic levels of the ecosystem, क्योंकि प्लांट्स वगैरह में आएगा तो उससे फिर वो एनिमल्स में आएगा ही, ठीक है।
ड्यूरिंग एक्सक्रीशन एंड अपॉन द डेथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन इज रिटर्न टू द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो वहां से वापस मैंने आपको बताया जिस तरीके से अगर वो डेथ वगैरह होगी या एक्सक्रीशन के थ्रू वापस जितना भी नाइट्रोजन है वो अमोनिया में सॉइल में वापस आ जाएगा अमोनिया के फॉर्म में। ठीक, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉइल नाइट्रेट्स बीइंग हाईली सॉल्युबल इन वाटर इज लॉस्ट टू द सिस्टम बाय बीइंग ट्रांसपोर्टेड अवे बाय सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जो सॉइल नाइट्रेट्स है वो पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। मैंने आपको इसीलिए बताया था कि वाटर जो है एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है और तरीके के न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग में भी। क्यों? क्योंकि वो जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि यहां पर दिया गया है, जो सॉइल नाइट्रेट्स है वो पानी में क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, और जो पानी में घुल जाएगा वो क्या है कि वो आप कह सकते हैं कि साइक्लिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा या आप कह सकते हैं कि सरफेस रन ऑफ या ग्राउंड वाटर के फॉर्म में वो बह जाएगा। ठीक, तो इन द सॉइल एज वेल एज ओशियंस देयर आर स्पेशल डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज भी होते हैं जिसका नाम एक और दिया गया है, दैट इज सूडोमोनास। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं उनको वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या आप एलिमेंटल नाइट्रोजन में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो नाइट्रोजन एक्सकेप्स इनटू द एटमॉस्फेयर दस कंप्लीटिंग द साइकिल। द पीरियोडिक थंडरस्टॉर्म्स कन्वर्ट द गैसियस नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर टू अमोनिया and nitrates which eventually reach the earth surface through precipitation and then into the soil to be utilized by plants। वही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कभी कभी जो बिजली वगैरह कड़कती है, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम आजकल बात करें जिस तरीके से बरसात का मौसम चल रहा है तो कभी बारिश होती है, कभी बिजली वगैरह कड़कती है, तो उससे भी जो थंडरस्टॉर्म्स या लाइटनिंग होती है उससे भी कुछ गैसियस नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती है, वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आती है और उसके बाद प्लांट्स के द्वारा उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये थी 3 साइकिल्स के बारे में। काफी डिटेल में जितना बुक में चीजें दी गई थी उसको और अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं फिर से आपको एक बात कहूंगा कि आप चाहे तो इन नोट्स का यूज करके अपने शॉर्ट नोट्स, इससे भी माइक्रो नोट्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है ना, उसको कोशिश कीजिएगा बनाने की, क्योंकि जितना चीजें आपको, देखिए एक चीज को समझ के चलिए, आपको चीजें जो है वो एग्जाम होने तक काफी ज्यादा याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आज की डेट में आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा एडिशनल एडवांटेज है, ये काफी अच्छा एडवांटेज है कि आप लोगों को चीजें समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि आपको चीजें समझने में ज्यादा तकलीफ ना हो। अब आपको लेकिन समझने के साथ साथ चीजें जो है वो याद भी करनी है और लंबे समय तक याद भी रखनी है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट के ऊपर आपके क्या है कि ब्रेन में, माइंड में लेयर जो है वो चीजों की बढ़ती जाएगी, तो आपको रिवीजन जो है फ्रीक्वेंटली चीजों का करते रहना है, ये बात का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये है कि चीजों को आप जितना शॉर्ट तरीके से लिख सकें, जितना शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकें, ठीक है, माइक्रो नोट्स के फॉर्म में, उतना आप कीजिएगा। ठीक है, हालांकि ये नोट्स जो है ये अपने आप में ही काफी शॉर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं तो वो आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के दिन इसको इतना ही रखेंगे। बाकी जो हमारा इसमें इस चैप्टर का जो पार्ट बचा हुआ है, दैट इज 2 हमारी जो सेडिमेंट्री साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल, और एक टॉपिक और बचा हुआ है दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसको हम कल के लेक्चर में करके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग के साथ, ताकि इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस चैनल के बारे में, इस कोर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग सके और उन सभी को इसका फायदा जो है वो मिल सके। ठीक है, बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उनको भी कंटेंट पसंद आ रहा है, कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं। अपने कमेंट्स वगैरह जो है वो जरूर करते रहें, अपने कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज है जरूर पूछें। फीडबैक्स जो है वो भी आप लोगों के ऑलवेज वेलकम है। अगर आप चाहें कि आप कोई चीज जो है वो बेहतर तरीके से हो सकती है तो वो आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, बाकी आप हमसे अगर कोई और बात शेयर करना चाहते हैं तो वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। ठीक है, support@okul.co ओकुल हेल्प डेस्क की ऑफिशियल ईमेल आईडी है। यहां पर आप अगर कोई भी आपको क्वेरी है किसी भी बात को लेकर और या कुछ भी आप चीज हमें बताना चाहें तो आप हमसे यहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल भी है, वहां से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे के पूरे बुक का जो कोर्स है दैट इज फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। काफी नॉमिनल रेट्स पर अभी वो कोर्स अवेलेबल है। उसमें आप लोगों को नोट्स जो है वो साथ के साथ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं चैप्टर वाइज, और क्विजेस जो है वो भी आप लोगों को बहुत जल्द उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है,
तो जिसको अगर इस कोर्स की ज़रूरत है, वो चाहता है कि नोट्स वगैरह और क्विजेज वगैरह भी आपको मिले, तो आप उस कोर्स को जो है एनरोल कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और कोर्स का रेट जो है वो अभी काफ़ी नॉमिनल है, और जैसे जैसे उसमें कंटेंट ऐड होता जाएगा कोर्स का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको मान लीजिए कोर्स के लेते टाइम या किसी भी और चीज़ को लेकर अगर आपको कोई समस्या होती है, तो उसके लिए मैं आपके साथ एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं, आप उसमें भी अपना जो डाउट्स वगैरह है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज 9498086380, ठीक है। ये एक व्हाट्सएप का नंबर है, ओकुल हेल्प डेस्क की आप इसको भी मान सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग चाहें तो अपने डाउट्स वगैरह जो है वो पूछ के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।